Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to discuss cell repair and wound healing. कि बेसिकली बॉडी के अंदर सेल रिपेयरिंग कब होती है और वुंड हीलिंग जो है वो किस तरीके से आती है या किस तरीके से होती है. All living beings that encounter every kind of traumatic event, from paper cut to myocardial infarction, must possess ways to heal damaged tissue. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का अगर कोई टिश्यू डैमेज होता है ड्यू टू सम ट्रॉमा, यानी फॉर एग्जांपल कोई जख्म उसको लगा, जैसे पेपर कट वगैरह हो गया या मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, ठीक है. तो बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इस डैमेज या इन डैमेज टिश्यू को क्या कर ले, हील कर ले. वाइल सम एनिमल कैन रीग्रो कंप्लीट बॉडी पार्ट्स फॉलोइंग इंजरी, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो इंजरी के बाद अपना कंप्लीट जो बॉडी का ऑर्गन है उसको रीग्रो कर लेते हैं. जैसे अर्थवॉर्म को आप देखें, ये जो केचुआ होता है मट्टी के अंदर रहता है, ठीक है. अगर आप इसके हेड को काट दें तो कुछ ही टाइम के अंदर ये एक अपना दोबारा हेड जो है वो क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, ठीक है. लेकिन जहां तक ह्यूमन का ताल्लुक है या इंसान का ताल्लुक है, तो ह्यूमंस आर सडनली इनकेपेबल ऑफ सच फीट्स. तो ह्यूमन बेसिकली कंप्लीट रिग्रो किसी भी ऑर्गन को नहीं कर सकते, बल्कि अगर कुछ होता भी है तो वो पार्शली क्या होता है, रिपेयर होता है और रीजनरेशन होती है. अब हम देखते हैं कि बेसिकली सेल रिपेयर है क्या. So cell repair is a process by which lost or destructed cells are replaced by viable. Viable cell कौन से होते हैं, जो जिंदा सेल होते हैं, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो अपनी ग्रोथ को कर सकते हैं, ठीक है, कैरी आउट कर सकते हैं. तो सेल रिपेयर वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो बॉडी के डिस्ट्रक्टेड सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो जिंदा सेल हैं उनसे तब्दील हो जाते हैं, ठीक है. द रिपेयर प्रोसेस इज जनरली डन बाय ईदर. कैसे होता है, अब जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है. या तो रीजनरेशन से होता है या रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. ये आपने याद रखना है. अगर क्वेश्चन आता है कि रिपेयरिंग प्रोसेसेस जो है वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिपेयरिंग के प्रोसेसेस हैं वो दो दो प्रोसेसेस हैं. एक तो रीजनरेशन है, ठीक है. रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन यही होती है कि जो डैमेज सेल होते हैं आगे चलकर हम देखेंगे, तो उसके इर्द गिर्द जो उसी किस्म के वायबल सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से जो है वो क्या होता है, वो जो लॉस्ट या डिस्ट्रक्टेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं. और जो दूसरी किस्म की रिप्लेसमेंट है वो या सेल रिपेयर है, वो होती है रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू. कि कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेसमेंट हो जाती है डिस्ट्रक्टेड सेल की. अब कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ है, इट्स अ प्राइमरी टिश्यू दैट इनकम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड, कार्टिलेज, बोन एंड एडिपोज टिश्यू एक्सेट्रा. ये तमाम की तमाम कनेक्टिव टिश्यू है. तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू मौजूद हैं. अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये जो रिपेयर है बॉडी के अंदर, इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है. तो द गोल ऑफ द रिपेयर प्रोसेस इज टू फिल द गैप दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द टिश्यू डैमेज. एक्सक्यूज मी. बेसिकली उस गैप को रिकवर करना होता है जो कि टिश्यू के डैमेज की वजह से बॉडी के अंदर आ जाता है या आर्गन के अंदर आ जाता है, एंड रिस्टोर द स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी ऑफ द इंजर्ड टिश्यू. तो जो इंजर्ड टिश्यू है, जाहिर है अगर वहाँ पर सेल जो है वो डिस्ट्रक्ट हुए हैं तो स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी आई है. तो उस स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी को दूर करने के लिए क्या होता है कि रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो बॉडी परफॉर्म करती है. नॉर्मली अ टिश्यू अटेम्प्ट्स टू रीजनरेट द सेम सेल्स दैट आर डैमेज्ड. अब नॉर्मली होता तो ये है कि बॉडी उन्हीं सेल्स को रिपेयर कर रही होती है जो कि डैमेज हो जाते हैं. हाउएवर, in many cases
This cannot be achieved, so that replacement with the stromal connective tissue is the best mean for achieving the structural continuity. तो वो जो पुरानी स्ट्रक्चर है उसको दोबारा गेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, रिप्लेस करती है किस चीज से, स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, जो डिस्ट्रक्टेड सेल्स हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि रिपेयर जो है वो रीजनरेशन से कैसे होती है। The replacement of destroyed cell by division of surrounding undamaged same type of cells is termed as regeneration. रीजनरेशन बेसिकली क्या हुआ कि डिस्ट्रॉयड सेल्स के इर्द गिर्द जो अनडैमेज सेल्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और वो रिप्लेस करते हैं उन डिस्ट्रॉयड सेल्स को। तो इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली रीजनरेशन है। The body cells are divided into three different groups based on their capacity to regenerate. अब बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, तो based on their capacity to regenerate, we can divide these cells into three main groups. And which are these three main groups? First is the labile cell. लेबाइल सेल बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो कि रूटीन के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है, और रिप्लेस कर लेते हैं किस चीज को, डिस्ट्रक्टेड सेल्स को। जहां तक इनकी लाइफ स्पैन का ताल्लुक है कि इनकी जिंदगी कितनी होती है, तो बेसिकली इनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। फॉर एग्जांपल, स्किन एपिथेलियल सेल्स हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। तो ये वो सेल्स हैं कि जो लेबाइल सेल्स हैं, रूटीन के अंदर डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, ठीक है, डैमेज सेल को रिप्लेस कर लेते हैं और पोजेस करते हैं शॉर्ट या लिमिटेड लाइफ स्पैन। Continuously dividing tissue, that is liable tissue, contain mature cells that are capable of dividing and stem cells that differentiate to replace the lost cell. ये भी हमने ऊपर भी बात की कि ये बेसिकली इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और फिर जो डिस्ट्रक्टेड सेल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, जो डिस्ट्रक्टेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं। जो दूसरी किस्म के सेल्स हैं वो कौन से सेल्स कहलाते हैं, वो स्टेबल आर क्वासेंट सेल्स कहलाते हैं। सेल्स दैट यूजुअली हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन विद नॉर्मली अ लो रेट ऑफ डिवीजन। अब ये वो सेल्स हैं जो स्टेबल सेल्स हैं। एक हो गया लेबाइल सेल, दूसरा हो गया स्टेबल सेल, कि जिनकी लाइफ स्पैन वो कंपेरेटिवली लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू लेबाइल सेल्स, ठीक है। और इनकी जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है या डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो भी लेबाइल सेल से कम होती है, ठीक है। लो रेट ऑफ डिवीजन इसके अंदर होता है। दे कैन रैपिडली डिवाइड अपॉन डिमांड। बॉडी जब डिमांड करती है उस सूरत में ये रैपिडली डिवाइड और रीडिवाइड हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इनका जो डिवीजन रेट है वो एज कंपेयर टू लेबाइल सेल्स कम होता है, ठीक है। जो तीसरी किस्म के सेल्स हैं वो कहलाते हैं परमानेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो ये कौन से सेल्स होते हैं, सेल्स दैट नेवर डिवाइड एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू replicate or for replication even when stressed or when some cell die। बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है, तो ये वो सेल्स होते हैं कि जो उस सूरत के अंदर भी डिवाइड और रीडिवाइड नहीं होते, इनके अंदर रेप्लिकेशन की एबिलिटी ही नहीं होती, चाहे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस हो या ना हो। तो यहाँ पर आपको ये तीन किस्म के सेल्स जो हैं रीजनरेशन के जुमरे में याद रखने हैं कि तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक होता है लेबाइल सेल जो कि रूटीनली या रूटीन के अंदर डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड होती है। दूसरा स्टेबल सेल होते हैं जो कि
एज कम्पेयर टू लेबाइल सेल उनकी जो डिवीजन रेट है वो कम होता है और इनकी लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन जब बॉडी की डिमांड होती है तो उस वक्त ये रैपिडली डिवाइड हो सकते हैं। और जो परमानेंट सेल हैं या नॉन डिवाइडिंग सेल हैं, ये वो सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर रेप्लिकेशन की एबिलिटी ही नहीं होती, इवन अगर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन भी आ जाए। ये वही तीन किस्म के सेल्स के ग्रुप्स हैं और ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं कि रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू की मदद से बॉडी के अंदर रिपेयरिंग जो है वो कैसे होती है। रीजनरेशन से तो आपको पता चल गया कि रीजनरेशन से सेल रिपेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रिपेयरिंग के अंदर कैसे हिस्सा लेते हैं। If the injured tissue are incapable of regeneration, अगर इंजर्ड टिश्यू रीजनरेट नहीं कर सकते, और इफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू आर सिवियरली डैमेज, या जो टिश्यू की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो बुरे तरीके से डैमेज हो गई है, रिपेयर अकर्स बाय अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन स्कार फॉर्मेशन। तो जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है, जो रिपेयरिंग का अमल है, वो होता है बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्कार फॉर्मेशन। स्कार बन जाता है। स्कार बेसिकली किसको कहते हैं? ये जो आपने निशान बॉडी के ऊपर देखे होंगे ना, खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसान जल जाता है थोड़ा सा, या मिसाल के तौर पर एक खातून है वो इस्त्री कर रही है और सडनली वो गर्म इस्त्री उनके हाथ पर लग जाती है, तो वो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो जो उनका हाथ का टिश्यू जो जला हुआ होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूट कर लेता है, बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है, उभार सा बन जाता है। बेसिकली इसको कहते हैं स्कार फॉर्मेशन, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि जिन लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो उनकी सर्जरी को जब यानी सीने को वापस बंद किया जाता है तो वहां पर भी क्या होता है कि स्कार्स जो है वो बन जाते हैं सीने के ऊपर। वहां से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर जो है वो सर्जरी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली स्कार का मतलब है कि वो प्रोट्रूजन जो है या उभार सा जो है वो बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिपेयर इज इश्यूड बाय स्कार फॉर्मेशन, ये तो अभी हमने बात कर ली। द कंडीशन इन विच स्कार इज फॉर्म्ड आर एज अंडर। अब स्कार बनते कब है, अब ये देखें। When recovery fails to achieve in acute inflammatory condition, जब acute inflammatory condition होती है और उसके अंदर रिकवरी नहीं हो पाती तो वहां पर स्कार बनता है। सेकेंडली, when regeneration is not possible, कभी कभार रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तब भी वहां पर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। और रीजनरेशन पॉसिबल क्यों नहीं होती? स्टेबल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। जो तीसरी किस्म के सेल थे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस इज सो एक्सटेंसिव बट नो सेल्स आर अवेलेबल फॉर रीजनरेशन। नेक्रोसिस जो है वो इतनी एक्सटेंसिव, इतनी तेजी के साथ होती है कि सेल्स अवेलेबल ही नहीं होते रीजनरेशन के लिए। तो जब रीजनरेशन के लिए अवेलेबिलिटी ही सेल की नहीं होती तो वहां पर क्या होता है? स्कार फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कार जो है वो बेसिकली बनता कैसे। स्टेप्स इन स्कार फॉर्मेशन। Repair by connective tissue deposition consists of sequential processes या process that follow the inflammatory response। तो जो कनेक्टिव टिश्यू की मदद से रिपेयरिंग होती है या जो कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन होती है रिपेयरिंग के लिए, तो ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, सीक्वेंस के अंदर होता है बेसिकली, ठीक है। और ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्या करता है? फॉलो करता है। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर वन स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, दैट इज एंजियोजेनेसिस। बेसिकली होता क्या है कि नई ब्लड वेसल्स जो है वो बनती हैं, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। सेकेंडली, माइग्रेशन एंड proliferation ऑफ फिब्रोब्लास्ट एंड डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। माइग्रेशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है, तकसीम होती है फिब्रोब्लास्ट की
और कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, डिपोजिशन होती है। जो थर्ड स्टेप है वो मेच्योरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, या इसकी रीमॉडलिंग होती है। मेच्योरेशन होती है, रिकॉग्निशन या रीमॉडलिंग होती है किस चीज की, फाइब्रस टिश्यू की, टू प्रोड्यूस दी स्टेबल फाइब्रस स्कार। ठीक हो गया। तो ये 3 स्टेप्स है स्कार फॉर्मेशन में। रिपेयर बिगिंस विद इन 24 आवर ऑफ इंजरी बाय द माइग्रेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट। तो जहां पर भी इंजरी होती है और वहां पर रीजनरेशन नहीं होती या नहीं हो सकती, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इंजरी की साइट पर फिब्रोब्लास्ट या फाइब्रोब्लास्ट जो है वो उनकी माइग्रेशन हो जाती है। By 3 to 5 days, the specialized granulation tissue that is characteristic of healing is apparent. 24 घंटे के अंदर क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट की एकोमुलेशन या माइग्रेशन होती है। 3 से 5 दिन के अंदर जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं वो वहां पर वाजे हो जाते हैं, ठीक है, आपको नजर आ सकते हैं साइट ऑफ इंजरी पे। ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रोग्रेसिवली एक्युमुलेट मोर फिब्रोब्लास्ट which lay down collagen या कोलेजन, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्कार। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या करते हैं, प्रोग्रेसिवली एक्युमुलेट करते हैं मजीद फिब्रोब्लास्ट को, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मजीद कोलेजन जो है या कोलागन जो है वो उसकी डिपोजिशन को इंश्योर करते हैं और इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्कार। तो स्कार जो है वो बन जाता है। अब ये देखें, ये एक फिगर दी गई है कि जिसमें नॉर्मल जो है वो स्किन है। अब अगर इन्फेक्शन और इंजरी होती है तो टिश्यू की इंजरी, ये एरिया ऑफ इंजरी आप देख लें कि वहां पर सेल जो है वो डैमेज हो। पहले पहले क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। सेकेंडली फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, ये देखिए ये जो लंबे लंबे से आपको नजर आ रहे हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू है। और थर्ड पर क्या हो जाता है, ये स्कार फॉर्म हो जाता है, स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि बेसिकली बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, टिश्यू रिपेयर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वुंड हीलिंग को कि बॉडी के अंदर अगर वुंड बनता है तो वो कैसे हील अप होता है। वुंड हीलिंग इज अ complex and dynamic process of replacing destroyed and missing cellular structure and tissue layers by newly produced tissue। तो वुंड हीलिंग क्या चीज है, बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है किस चीज को रिप्लेस करने का, डिस्ट्रॉयड टिश्यू को रिप्लेस करने का, ठीक है, बाय न्यूली प्रोड्यूस्ड टिश्यू। तो जो रिप्लेसमेंट होती है वो डिस्ट्रॉयड टिश्यू की न्यूली प्रोड्यूस्ड टिश्यू से हो जाती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हीलिंग, प्राइमरी इंटेंशन एंड सेकेंडरी इंटेंशन। अब हीलिंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी इंटेंशन है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी इंटेंशन है। In both types, there are 4 stages which occur: homeostasis, inflammation, proliferation, remodeling। दोनों किस्म की इंटेंशंस के अंदर जो प्राइमरी इंटेंशन वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन है, ये वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन है, 4 स्टेप्स जो है वो बिल्कुल वाजे होंगे दोनों के अंदर। होम्योस्टेसिस का, ठीक है, सॉरी हीमोस्टेसिस का, इन्फ्लेमेशन का, प्रोलिफरेशन का और रिमॉडलिंग का, ये होगा। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशंस को अब हम देखते हैं कि अगर इन वुंड विद डर्मल एजेस दैट आर क्लोज टुगेदर, फॉर एग्जांपल अ स्कॉल्प इंसिजन, अगर या स्कॉल्पल इंसिजन, ये क्या होता है, ये कहां पर होता है, इन वुंड्स विद डर्मल एजेस दैट आर क्लोज टुगेदर। वहां पर होता है कि जहां पर जो स्किन के एजेस हैं वो एक दूसरे को क्लोजर आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन है उसको आपने इंसाइज कर दिया, बीच में से काट दिया, तो अब जब आप उसको आपस में नजदीक लेकर आएंगे और उससे जो हीलिंग होगी वो क्या बनेगी, प्राइमरी इंटेंशन होगी, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। इट इज यूजुअली फास्टर देन बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ये बेसिकली सेकेंडरी इंटेंशन से जल्दी होती है, ठीक है। The end result of healing by primary intention is, in most cases, a complete return to function
with minimal scarring and loss of skin appendages। तो इसका जो एंड रिजल्ट होता है, वो एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है। ठीक है, स्कारिंग भी नहीं होती एज सच, और लॉस ऑफ स्किन अपेंडेजेस जो है वो भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सर्जिकल वुंड है क्लोज बाय सुचर्स, इसको टांके लगाए गए हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। तो जो स्किन की एजेस है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, उसके बाद उसको सी दिया गया है। सीने के कुछ दिन के अंदर अंदर इसकी जो हीलिंग है वो हो जाती है, और टांकों को जो है वो काट दिया जाता है। तो ये वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन हो गई। सेकेंडली हम देखते हैं कि वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशंस कहते होती है। हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशंस अकर व्हेन द साइड्स ऑफ द वुंड आर नॉट अपोज्ड, एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते। क्या नहीं होते? जो साइड्स ऑफ द वुंड, जो वुंड का साइड है वो एक दूसरे के अपोज नहीं होता, अपोजिट नहीं होता। देयरफॉर हीलिंग मस्ट अकर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वुंड अपवर्ड। तो नीचे की तरफ से जो हीलिंग होती है वो कहां पर होती है? ऊपर की जानिब होती है। इट अकर्स इन द सेम 4 स्टेजेस एज प्राइमरी इंटेंशन। ये भी उन्हीं यानी 4 स्टेजेस के अंदर होती है जैसे प्राइमरी इंटेंशन की वुंड हीलिंग है। इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि ये जो वो उसके पेशेंट होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, तो डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर अगर बॉडी के अंदर कोई वुंड बन जाता है, तो कभी कभार वो वुंड इतना गहरा होता है कि नीचे हड्डी भी नजर आने लगती है। ठीक है, तो ये चीज फिर क्या होती है कि उसको जब लिक्विड ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है, या उसकी लिक्विड ऑक्सीजन से पट्टी है या ड्रेसिंग की जाती है, तो वुंड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ भरना शुरू करता है, और ये क्या हो जाता है? वुंड भर जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। अब ये देखें, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन देखिए, क्लीन नैरो इंसिजन, एक इंसिजन होता है, क्लीन होता है, नैरो होता है, इन्फ्लेमेशन और प्रोलिफरेशन होती है इस जगह पर, मिनिमल स्कारिंग होती है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी क्लोजर में क्या होता है कि ब्रॉडर बेस्ड वुंड, वुंड जो है वो ब्रॉडर होता है। क्या होता है? बड़ा फैला हुआ होता है। ग्रेनुलेट्स ओवर एंड हील्स फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो जो उसकी हीलिंग होती है वो क्या होती है? वो नीचे बेस से शुरू हो जाती है। वाइडर मोर विजिबल स्कार, और इसका जो स्कार बनता है वो फिर क्या होता है? मोर विजिबल स्कार बनता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये नीचे का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इसकी रिमॉडलिंग है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इसकी रीमॉडलिंग हो जाती है। तो वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशंस का फर्क ही ये है। अब हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं? देयर आर सेवरल फैक्टर दैट इफेक्ट द सक्सेस ऑफ एनी वुंड हीलिंग। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू लोकल फैक्टर एंड सिस्टेमिक फैक्टर। तो सिस्टेमिक फैक्टर भी हो सकते हैं और लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। टाइप, साइज, लोकेशन ऑफ वुंड, लोकल ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन, ये लोकल फैक्टर्स हैं। जबकि सिस्टेमिक फैक्टर में इंक्रीजिंग एज है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, स्पेशली सीवी डिजीज और डीएम, डायबिटिक मेलाइटस या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन सी की या ओबेसिटी वगैरह है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो वुंड हीलिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक और स्लाइड है कि जिसके अंदर आपको थोड़ा सा बताया गया है कि बेसिकली रीजनरेशन और रिपेयर होता क्या है। When a tissue regenerates, stem cell duplicate and reform the same cellular type that was damaged. This is very famous with hepatocytes. If you donate a part of your liver tissue, stem cell regenerate the same amount of hepatocytes. अगर लीवर का कोई पार्ट जो है वो डोनेट कर दिया जाता है, तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं, और हेपेटोसाइट्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है। रीजनरेशन वहां पर हो जाती है। ये ह्यूमन की बात करने, तो ह्यूमन के अंदर जो है वो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट कर सकता है, लेकिन वो भी पार्शली।
Most tissue are not able to regenerate and therefore they repair. ये बात हमने पहले भी कर ली, यहाँ पर दोबारा से कर रहे हैं. This example is pretty clear with the skin. If you have a wound that does not have its margin kept very near, this is the main purpose of suture. The gap in the middle fill with the connective tissue, the wound is repaired, the continuity of the epidermis is restored, but you have a connective scar in that area and not epidermal tissue anymore. तो ये आपका आज का टॉपिक है कि जिसके अंदर हमने वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर को जो था वो स्टडी किया. इस बारे में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू.